विद्यार्थियों नमस्कार। के की हिंदी में मैं कालूलाल कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत कर। यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए और अन्य हिंदी की परीक्षाओं के लिए हमने पर्याप्त वीडियो अपलोड हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, वीडियो को बार बार सुनते हुए अपने विषय के ज्ञान को निरंतर समृद्ध कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पूरे धैर्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और भरोसे के साथ आगे बढ़िए। कोई भी ताकत आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। खुद का यकीनन हमें आगे बढ़ने में सर्वाधिक मदद करता है, हमारी सर्वाधिक हेल्प करता है। इसलिए उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, बी पॉजिटिव होते हुए हमें आगे बढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर हमने पिछली बार बात की थी पूरा, और आपको बताया था हमने किस प्रकार से, चाहे आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण हो, चाहे E.H. कार का दृष्टिकोण हो। अभी हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। और आप अगर MA कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं हिंदी में, तो उसको समझने के लिए भी, और वैसे भी भारतीय समाज और इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का, हिस्टोरिकल कॉन्शसनेस का होना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू वी अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री, how do we understand our present, and how to we explain our future. This is the very important question all human beings, all civilians, all peoples who want to understand better India. ठीक है, तो इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ, उसमें इन्होंने 4 पद्धतियों का उल्लेख किया है। एक है वर्णानुक्रम पद्धति, है ना। वर्णानुक्रम मतलब वर्णमाला के अनुसार, A B C D के अनुसार लिखना, है ना। इस पद्धति का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक किया गया और बहुत लोगों ने किया, और आरंभिक पद्धति थी, क्योंकि उस समय तक हमारे पास जैसे इतिहास लेखन की और कोई पद्धतियाँ उपलब्ध भी तो नहीं थी ना। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में इस पद्धति का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। और देखिए, इस पद्धति में क्या होता है कि कवि लेखक का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार दिया जाता है। जैसे A के नाम पर कितने आते हैं, B के नाम पर कितने आ रहे हैं, C के नाम पर कितने आ रहे हैं। हिंदी में A, I, E, I, उ, क, ख, ग, वर्ग, अंग, है ना। तो उसके नाम पर जो भी राइटर आएंगे, जिनका भी नाम आता है, उसी हिसाब से आप उनकी पूरी डिटेल प्रस्तुत करेंगे, और उसके हिसाब से उनकी व्याख्या, उनके बारे में सारी जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो इस पद्धति में हम क्या करते हैं कि वर्ण क्रम के अनुसार सारी विवेचना प्रस्तुत करते हैं, और जो अक्षर है उसके क अक्षर के आराम से होता है तो उसके हिसाब से करते हैं। और इस पद्धति का इस्तेमाल किया है गार्षा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया, है ना। गार्षा दत्त तासी, जो आप जानते हैं, फ्रेंच इतिहासकार थे, और शिव सिंह सेंगर हमारे यहाँ के थे। तो इन्होंने वर्णानुक्रम, वर्णमाला के अनुसार सारी चीज़ों को जोड़ते हुए, घटाते हुए, उसी के अनुसार इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि वर्णानुक्रम अनुसार किसने इतिहास लिखा, तो इन लोगों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, और इस इतिहास, अब देखिए इसके बारे में क्या बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति नहीं, इसमें बहुत सारे दोष हैं, और साहित्यकार कोश तो कहें जा सकते हैं, लेकिन इतिहास ग्रंथ नहीं किए जा सकते हैं, है ना। बोला कि ये साहित्य की डिटेल के लिए आपको ठीक है उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन ये इतिहास के ग्रंथ हैं कि नहीं है, इस पर शक होगा हमेशा, है ना। मतलब कुछ डिटेल आपको जानना उसके, उस युग के बारे में, उस युग की रचना पद्धति के बारे में, लेखक के बारे में, तो ठीक है इन ग्रंथों से गुजर सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिकता के तमाम जो आयाम है उनकी अगर व्याख्या करनी है, अगर उनको समझना है, तो इन ग्रंथों से गुजरना या ये सारी चीज़ें उनमें खोजना एक अनुचित कदम होगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक ग्रंथ उस दृष्टिकोण से नहीं है जो कि इतिहास की पद्धति हमारे पास होनी चाहिए, और इतिहास का दृष्टिकोण जिस तरह से हमारे सामने अभिव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पद्धति है काल क्रमानुसार पद्धति। काल जो ही 1, 2, 3, 4, 5 तारीख के अनुसार, सन के अनुसार, महीने के अनुसार, जो आप जानते ही अच्छी तरह से। ठीक है, और इस पद्धति में क्या होता है कि लेखकों, रचनाकारों का काल तिथि के क्रमानुसार सारा वर्णन हम प्रस्तुत करते हैं, है ना। और कृतिकाल की जन्म तिथि को मान करके इतिहास ग्रंथ, इसका इस्तेमाल किया है ग्रियर्सन ने, और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का इस्तेमाल किया है। किसने किया है? ग्रियर्सन, जो बड़े इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, और मिश्र बंधु हमारे यहाँ के तमाम विद्वान थे।
आप जानते ही उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में वो इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का व्रत संग्रह मात्र रह जाता है। सिर्फ कवियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखने से नहीं होगा, उस युग की क्या परिस्थितियाँ थी, उनका रिफ्लेक्ट क्या था, उनका प्रभाव क्या था, उन सारी चीज़ों को समझना, उन सारी चीज़ों की व्याख्या करना ही ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ कवियों का ही जीवन व्रत या व्रत संग्रह मात्र बनकर रह जाएगा। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास लेखन की तीसरी पद्धति कौन सी है कि साइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं। और इस पद्धति का जो इतिहास लेखन है वो पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर किया जाता है। काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हुए क्रमबद्धता और तथ्यों की तार्किकता, उनकी प्रामाणिकता, सारी चीज़ों पर लेखक बाकायदा सोर्स देता है, पूरी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। उसके बाद उन सारी चीज़ों को पाठकों के सामने, ऑडियंस के सामने लेकर आता है। लेकिन इस पद्धति में भी दोष है कि काल क्रमानुसार पद्धति में है, इतिहास तथा संकलन मात्र न होकर व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। फिर इतिहास सिर्फ फैक्ट को रखना ही नहीं है, फैक्ट को डिफाइन करना भी है ना भाई। वो तथ्य हमारे सामने है कि भाई राणा सांगा ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, ठीक है, अभी एक बात आ गई, लेकिन उसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, उन्होंने किससे लड़ा था, क्यों लड़ा था, उसमें हार हुई थी या जीत हुई थी, उसमें उनको कितना नुकसान हुआ था, है ना, और अपने साम्राज्य को कितना प्रचार प्रसार कर पाए थे, उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कितना नुकसान हुआ था, उन सारी चीज़ों को कितना समझ रहे हैं आप। और ये पद्धति तभी पूर्णतः सफल कहलाती है जब इसमें व्याख्या और विश्लेषण हम पूरा विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है ना। तो इन पद्धतियाँ में 3 पद्धतियाँ हो गई, वर्णानुक्रम, कालक्रम और वैज्ञानिक। और तीसरी है जो विधेयवादी पद्धति कही जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें क्या होता है कि साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता है कि वेन विद्वान थे, वो माने जाते हैं वेन, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष, है ना। उन्होंने कहा कि इस पद्धति को अप्लाई करने के लिए इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बारीक चीज़ें और बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो किस प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उसी तरह से अगर आपको इतिहास लिखना है तो उसके लिए इनमें जाति मतलब किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा, जाति मतलब जो उस दौर की जो तमाम चीज़ें उसके बारे में बोल रहा है, जाति समाज, जो समाज है उसके बारे में बोल रहा है, फिर उसका वातावरण क्या है, कोई विशेष घटना उसमें घट रही है, उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या पद्धति, उसको समझना है, ठीक है। तो साहित्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे संबंधित जाति, परंपराओं, तद्युगीन वातावरण और उनका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है ना। और इसका सूत्रपात कौन करते हैं, विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात क्या था, हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तद्युगीन परिस्थितियों के अनुसार किया, और वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक परिभाषा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुक्ल जी के दृष्टिकोण को समझना, उससे रूबरू होना, उससे परिचित होना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि विधेयवादी पद्धति का जो महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, उसको समझना आवश्यक है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य इतिहास के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है ना। कि इन सारी पद्धतियों के साथ आप एक कम्युनिकेशन कैसे बिठाते हैं, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, वो सारी चीज़ें ही आपके इतिहास की पद्धतियों, इसके निर्धारण को महत्वपूर्ण बनाती है ना। इसलिए उन सारी चीज़ों को समझना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो आचार्य शुक्ल ने जिस पद्धति का इस्तेमाल किया है वो सर्वाधिक प्रामाणिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धति है, और जीवन में भी हम उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हम सामाजिक दृष्टिकोण को समझना हो, सांस्कृतिक बोध को समझना हो, राजनीतिक दृष्टिकोण को समझना हो, और जिस रिफॉर्म की हम बार बार बात करते हैं, उस सामाजिक रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसके तमाम आयामों से जुड़ने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विधेयवादी जो पद्धति है वो
इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप वीडियो पूरा सुनिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इन चारों पद्धतियों को शुरू करने वाले विद्वानों के नाम याद रखिए। आपको बहुत ही सिंपल भाषा में हमने समझाया है, आप 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।